स्वागत है। आप देख रहे हैं आपकी बार किसकी सरकार। बात मध्य प्रदेश की हम पहले कर रहे हैं, चुनावी राज्यों में पहले एमपी, फिर छत्तीसगढ़ और फिर राजस्थान की हम लोग आगे बात करेंगे। आपने देखा इंडिया टीवी सी नेक्स्ट का सर्वे, जिसमें 115 सीटें एमपी में आती हुई दिखाई दी भारतीय जनता पार्टी को, 110 सीटें कांग्रेस पार्टी को। आज हम एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन सी जाति किधर जाती हुई दिखाई दे रही है और क्या जाति का कार्ड ही चल रहा है, धर्म का कार्ड, हिंदुत्व का कार्ड, क्या ये इन चुनावों में लोगों तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रधानमंत्री राम मंदिर की बात कर रहे हैं, आपने उनका दशहरे का भाषण भी सुना। ये सारे मुद्दे हैं। अभी तक हमने अगड़े वोट की बात की, हमने ट्राइबल वोट की बात की, ओबीसी वोट की बात की। ओबीसी वोट की जब हम चर्चा कर रहे थे उस वक्त एक कमेंट संजीव जी ने मेरे ख्याल में किया था कि जब हिंदुत्व की राजनीति चलेगी तो जो फॉरवर्ड वोट होता है, ये जो अगड़ी जातियां होती हैं, वो सबसे ज्यादा मोबिलाइज होती हैं। उससे हमारे यहाँ स्टूडियो में डिस्कशन चलना शुरू हुआ कि क्या अब वो ओबीसी के लिए भी बात सच साबित हो रही है कि आप जब हिंदुत्व के एजेंडे की बात करते हैं, ओबीसी वोट भी अपने आप को उससे आइडेंटिफाई करता है। भावेश, देखिए बिल्कुल, आप एक ट्रेंड देखिए। अब उदाहरण के लिए आप यूपी देखिए। यूपी में आप देखिए जब से 2014 में बीजेपी का जो विराट हिंदुत्व का जो एक पॉलिटिक्स चला है, उसमें आप देखिए तो सबसे ज़्यादा मोबिलाइजेशन जो ओबीसी अदर देन यादवों का हुआ। बिहार में भी आप देखिए, बिहार में आपको याद होगा 2010 का असेंबली चुनाव याद होगा। असेंबली के बीच में अयोध्या का वर्डिक्ट आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट से, उसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुआ था वहाँ पर। और अदर देन जो यादव के अलावा जो ओबीसी थे, उसका एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था। जेडीयू और बीजेपी अलायंस उस टाइम थी। तो ये तो तक सही ने। दूसरी बात, जब हमने ओबीसी का वोट से लगभग दिखा दिया, तो मैं एक दो पॉइंट जोर देना चाहता हूँ। देखिए, जो कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ है कांग्रेस जैसे ओबीसी जनगणना की बात कर रही थी, आप कैंडिडेट सिलेक्शन देखेंगे तो कांग्रेस का जो लगभग 62 ओबीसी को दिया है, बीजेपी ने लगभग 69 ओबीसी कैंडिडेट को दिया जो ओबीसी से आते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो बीजेपी का जो पहले से जो ओबीसी में जो जनाधार था, वो बीजेपी लगभग बरकरार रखते। एक फैक्टर वो है। दूसरा आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था कि पूरे मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो 45 सीटें वो हैं जहाँ पे राजपूत एक इफेक्टिव कंट्रोल रखते हैं, और लगभग 60 सीटें ऐसे जहाँ पे ब्राह्मणों का प्रभुत्व है। तो इन चीज़ों को लेके बीजेपी 45 और 60 तो 105 सीटें। तो ये दोनों, जब भी मैं कहता हूँ, आपको याद होगा पहले भी मैंने कहा था, ये जो जाति जनगणना वाला है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में जाए, क्योंकि 105 सीट जो है मेरे मन में, तो आप बात पूरी कर लीजिए। हाँ, तो ये मैं कहने की, ये जो ओबीसी जनगणना वाला जो कार्ड है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में फेवर करेगी, कहीं ना कहीं उस पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि जो रिएक्शन में पहले हमेशा कहता हूं ना, जब इलेक्शन होता है तो जिसके पक्ष में हुआ वो मत देखिए, आप किसको इफेक्ट कर रहे हो वो देखिए। तो ये पक्ष ज्यादा इसको इफेक्ट करेगा और ये ज्यादा मोबिलाइजेशन होकर बीजेपी के पक्ष में वोट करेगा। नहीं तो किसका मोबिलाइजेशन? फॉरवर्ड वोट का मोबिलाइजेशन, फॉरवर्ड वोट का मोबिलाइजेशन आपको, दलित वोट का मोबिलाइजेशन, दलित का आप देखेंगे कुछ हद तक, जो जाटव है उसका मोबिलाइजेशन, मतलब जो पहले बीजेपी को नहीं मिलता था, जाटव और सतनामी का मध्य प्रदेश में भी, वो शायद बीजेपी कुछ नहीं। लेकिन एक बात बताएं, आपने बताया कि 45 पर सीटें जो है राजपूत वोट, वो उस पर बहुत प्रभावी हैं। 60 सीटों पर ब्राह्मण वोट, 105 सीटें ये हो जाती हैं, 45 और 60। इसके अलावा आपने ओबीसी वोट जो है वो उसमें क्लियर एक आपने दिखाई है प्रेफरेंस बीजेपी के लिए। अपर कास्ट वोट बीजेपी का, उसके अलावा ओबीसी वोट वो सारा बीजेपी का। 105 की गिनती आपने खुद बता दी, तो फिर तो आप जो 115 दे रहे हैं, 125 के और ऊपर होना चाहिए। आपने वो चीज बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन आपने ये भी तो देखा होगा ना, हमने रीजन वाइज जो बताया था, रीजन वाइज में आपने देखा होगा कुछ एक, जैसे कि चंबल इलाका था, उसमें कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही थी। जब आप रीजन वाइज में जाएंगे तो बीजेपी कुछ रीजन में बहुत अच्छा करे, बहुत ज्यादा वोट लेके आ रही है। लेकिन पर्टिकुलरली जब आप चंबल में जाएंगे, महाकौशल में जाएंगे, तो बीजेपी वहां धीरे धीरे बीजेपी और कांग्रेस में एक अच्छा खासा फाइट दिख रहा है। ये वजह है कि आप देखेंगे कि डिस्पाइट बीजेपी कुछ इलाकों में वोट जो है वो बहुत कंसोलिडेटेड दूसरे रीजन में उतर राइट नहीं, ये बात ठीक। अच्छा, हम लोग बात कर लेते हैं अब जरा, दलित वोट छूटा है और इसके अलावा मुस्लिम वोट, तो वो भी देखते हैं किधर कैसे जा रहा है। दलित वोट को हमने दो हिस्सों में आपको दो हिस्सों में दिखाएंगे। जाटव सतनामी वोट एक हिस्सा है और अदर शेड्यूल कास्ट वोट वो अलग दिखाएंगे। तो पहले जाटव सतनामी वोट आपको दिखाते हैं। एमपी का आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है आंकड़ा। इसमें भी आपको, वैसे तो डिवाइडेड वोट है बिल्कुल, 45% बीजेपी, 42% कांग्रेस पार्टी। तो ये हमारे सर्वे के मुताबिक स्लाइटली बीजेपी की तरफ ज़्यादा है, 13% अन्य की तरफ है। तो ये जाटव सतनामी वोट था। इसके अलावा अब बाकी जो शेड्यूल कास्ट वोट है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ आपको लगभग वैसा ही ट्रेंड इसमें भी दिखाई देगा। 44% वोट बीजेपी, 40% वोट कांग्रेस पार्टी की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी हल्का ही सही, लेकिन एज तो जरूर है। ओबीसी वोट भी और दलित वोट भी बीजेपी की तरफ जाते हुए। राहुल जी,
देखिए, अगर मैं इसकी बात करूंगा, मध्य प्रदेश में 2-3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि बीएसपी फैक्टर जो है मध्य प्रदेश में अब जो है उतना स्ट्रांग है नहीं। अगर हम ग्वालियर चंबल की बात करें, वहाँ पे भी बीएसपी फैक्टर जो है कहीं ना कहीं नीचे जा रहा है। तो ऐसे में ये जो वोट है ये बीजेपी की तरफ जा सकता है। लेकिन एक मैं आपको बात मध्य प्रदेश की ख़ास तौर से बताता हूँ कि 2019 से अगर आप क्राइम के आंकड़ों को जाएंगे तो मध्य प्रदेश जो है दलितों के खिलाफ सबसे ज़्यादा जो मैं इसको शेड्यूल कास्ट में कह देता हूँ, शेड्यूल कास्ट के खिलाफ सबसे ज़्यादा क्राइम रेट जो है वो मध्य प्रदेश में है और ये लगातार बढ़ा है। लगभग 40-45% से बढ़ता हुआ ये लगभग 65%, 66% तक गया है 2021 तक जी। तो ऐसे में अगर बीजेपी की सरकार है और उसमें ये होता है तो ये कहीं ना कहीं एक मुद्दा बनता है जिसको सरकार को देखने की ज़रूरत है और बीजेपी को भी इसमें ये कोशिश करने की ज़रूरत है कि वो ये इन चुनावों में ये एक मुद्दा ना बने उसके खिलाफ। अब दो बातें आपने कही, एक तो बीएसपी के एब्सेंस में ये दिख रहा है कि ये वोट हमको इतना डिवाइडेड दिख रहा है और उसमें बीजेपी की तरफ ज्यादा जाता हुआ। दूसरा, क्राइम अगेंस्ट दलित जो हैं वो एक बड़ा इशू विपक्ष बनाने की कोशिश में होगा, बीजेपी को उससे सावधान रहना चाहिए। दो बातें। बहरहाल इस पर संजीव जी की एक रिएक्शन, फिर मैं मुस्लिम वोट की बात आपके सामने करूंगा। संजीव जी, अपर वोट, ओबीसी वोट और अब दलित वोट भी, तीनों में जो सर्वे है वो बता रहा है, मैं फिर क्लियर कर देता हूं, भावेश का सर्वे वो दिखा रहा है कि बीजेपी को एज है। भावेश खुद ही अपनी बातों में फंस रहे हैं। कैसे? अगर वो हर कम्युनिटी में एज दिखा रहे हैं तो 1-2% में तो पूरा इलेक्शन डिसाइड हो जाता है। तो इनके सर्वे के अनुसार तो ज़्यादातर इवन दोनों जाटव और उसमें 6% के फर्क है, दूसरे में 4% की, उससे पहले सारे ओबीसी में आ गए। तो ये तो क्लीन स्वीप होनी चाहिए बड़ी ज़बरदस्त। उसमें ये जवाब देने से भावेश क्षमा कीजिएगा, आपसे प्रश्न कर कि अलग अलग रीजन में तो मतलब किसी रीजन में ब्राह्मण नहीं है साथ और किसी में है, किसी में राजपूत नहीं है साथ किसी में है। तो नहीं, आपने समझा नहीं मैंने क्या थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स है। अगर नहीं, या तो फिर संजीव जी बात यह है कि जो जाति वाला डेटा है भावेश का वो सही है, लेकिन सीटों में वो दिखाना नहीं चाह रहे हैं। अक्रॉस द बोर्ड दे रही है बीजेपी को वोट। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मेरे ख्याल से शायद समझने में थोड़ा हुए। मैंने ये कहा था, दिखा चुके वो पहले। नहीं, मैंने ये कहा था कि आप चंबल रीजन में देखिए, चंबल रीजन देखिए, मालवा में देखिए, महाकौशल में देखिए, जहां जहां आपको कांग्रेस का एक चंबल में देखिए जहां पे कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही है, वहां पे जो है वहां पे एक बहुत ज्यादा वोटों का अंतर है कांग्रेस का और बीजेपी का। उसी तरह आप देखेंगे भोपाल रीजन में जाएंगे तो बीजेपी कांग्रेस के वोटों में एक बहुत ज्यादा अंतर है। तो ये वोटों का अंतर के वजह से आपको दिख रहा है कि बीजेपी को साइजेबल जो वोट है वो लगभग सब में मिल रहा है। सही बात है भावेश। तो आप बहुत वैज्ञानिक तौर पे सब करते समझाते हैं। मेरा कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि जितनी आपने कौम, कम्युनिटीज, कास्ट, अगड़े पिछड़े सब बताए, वो सब अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह से कर रहे हैं क्या? कि चंबल में ये सारा पूरा सेंसस दूसरी तरीके से वोट कर रही हैं ये सारी कम्युनिटीज। सर जो इफेक्टिव कम्युनिटी है, सर देखिए जो इफेक्टिव कम्युनिटी है, थोड़ा सा मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। जो इफेक्टिव कम्युनिटी है, आप जैसे देखेंगे मालवा में चले जाए, चंबल में चले जाएंगे तो उसका वहाँ पे एक अलग इफेक्टिव कम्युनिटी है। उसी तरह आप ब्राह्मणों का देखेंगे, उसका एक अलग रीजन में ज़्यादा इफेक्टिव है। उस वजह से आप देखेंगे ये वोटों में भी आप देखेंगे दोनों का जो गैप है थोड़ा बहुत ओवरऑल जब आप जाएंगे, ओवरऑल जाएंगे तो 2-3% के आसपास है। लेकिन आप जब रीजन वाइज जाएंगे तो दोनों पार्टी का जहाँ जहाँ अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो अपने अपने रीजन में अच्छा करती जा रही है। ये फैक्टर है कि आप देखेंगे कि जो ओवरऑल में जो है। बस आखिरी सवाल कि आपने बताया भील का वोट 10% है स्टेट में, तो ब्राह्मण वोट कितना प्रतिशत है और राजपूत वोट कितना प्रतिशत है? अगर कोई मोटा आंकड़ा हो आपके पास तो मैं मेरी जानकारी के लिए। देखिए लगभग 8% के आसपास राजपूत है, ठीक है, उसी के आसपास लगभग ब्राह्मणों का है। लेकिन ओवरऑल आप जनरल कास्ट पे जाएंगे तो 20% के आसपास है, जो लगभग 105 सीटों पे इफेक्टिव जो प्रेजेंस रखती है। इफेक्टिव मतलब वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो किधर चुनाव जाएगी। ठीक है, 20% अपर कास्ट वोट आपके साथ, 20% जनरल कास्ट। जो उनकी जिज्ञासा है संजीव जी की, क्योंकि आप भी डेटा के आदमी हैं, आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो जाटव और सतनामी वोट है, सतनामी वोट कुछ छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है दलितों का, जाटव,
हमने जो देखा है, हमें लगता है कि इस बार बीएसपी के कमजोर होने से वो जाटव वोट जो फ्री हो गया, जो इमोशनली अटैच था, जीते हारे जो भी हो, वो किधर जाएगा। तो हमें लग रहा है कि इसमें कांग्रेस को ज्यादा फायदा होना चाहिए। कारण ये है कि जो जाटव कम्युनिटी है वो बुंदेलखंड, चंबल, ग्वालियर रीजन में वो आइडियोलॉजिकली भी एक ट्रेंड कम्युनिटी है। उसके अंदर में थोड़ा बहुत, हाँ, गैर जाटव वोटों में जो दिख रहा है कि बीजेपी को एज है, उससे मैं सहमत हूं, लेकिन ये जाटव वोटों में बीजेपी को बढ़त मिलना एक बहुत ही ये कुछ बहुत ज्यादा संकेत कर रहा है। हमें लग रहा है कि शायद ये चीजें जो हैं वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा दिखेंगे, और यही कारण है कि कांग्रेस का कमबैक भी हो रहा है कि एक तो आप देखिए एसटी वोटों में, भील वोटों में, दूसरा जाटव सतनामी वोटों में, इन दो जगह। और इसका कारण यह है कि कांग्रेस ने बहुत मेहनत नहीं की है इनके लिए। ये पहले कांग्रेस के वोटर थे, कांग्रेस से वो कट के बीएसपी में चले गए, अभी बीएसपी कमजोर हो गई है, तो एक हिस्सा वो ठीक कांग्रेस की तरफ जा रहा है। अच्छा, मध्य प्रदेश में मुस्लिम वोट, जो मेरी जानकारी थी 7-8% के करीब थी, भावेश ने बताया शायद 9% के करीब है। ठीक है, मुस्लिम वोट, लेकिन 40 लाख आबादी है मुसलमानों की मध्य प्रदेश के अंदर। अनुपात मैंने आपको बताया। 25 विधानसभा सीटों पर उनका वोट जो है मायने रखता है, इन द सेंस कि इफेक्टिव है। बीजेपी हिंदू वोट को कंसोलिडेट करने की कोशिश में है। कांग्रेस पार्टी का यह प्रयास है कि कम से कम मुसलमान वोट उसको लामबंद होकर के एक मुश्त मिले। अब मध्य प्रदेश में यह वोट कैसे जा रहा है आपको दिखा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2% मुस्लिम वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस पार्टी को 87%, 87% वोट, और अन्य को 11% वोट। अब अगर आप इसके अलावा बाकी हमने जितनी जातियों की बात की है, किसी में भी अगर कोई बहुत स्ट्रांग कंसोलिडेशन दिखाई दिया था, तो वो दिखाई दिया था एक तो ब्राह्मण वोट में लगभग 80% के करीब बीजेपी के लिए, और एक किराड़ वोट में जो कि शिवराज सिंह चौहान की खुद की जाती है, वो 84% था। उनसे भी ज्यादा 87% जो है वो लामबंदी इस वोट की दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ, मुसलमान वोट की। अब इसमें कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है राहुल जी? देखिए, मैं अलग अलग आंकड़े हैं इसमें। मैं ये मानता हूँ कि जो आंकड़ा 2011 के सेंसस के हिसाब से है, वो लगभग 50 लाख का आंकड़ा है मध्य प्रदेश में मुस्लिम वोटों का। और अगर हम इसकी थोड़ा से हिस्ट्री में जाएंगे तो 1962 से अगर हम अब तक देखेंगे, तो जो सेंसस तक देखेंगे 2011 के, तो ये जो आंकड़ा है 7% जो है मुस्लिम वोट होता था 1962 में, वो जो है लगभग 6.57 या इस तरह से 6.57% रह गया है, जो कि मुस्लिम समुदाय में कमी आई है। मतलब मध्य प्रदेश में कम हुआ है मुस्लिम समुदाय। मुस्लिम समुदाय के साथ एक और जो दिक्कत ये आई है कि मध्य प्रदेश में कोई स्ट्रॉन्ग लीडर, मतलब कोई बड़ा लीडर जो है मुस्लिम समुदाय का नहीं दिखाई देता। इसलिए ये वोट जो है ये कहीं ना कहीं छोटी पार्टियों में भी बढ़ता है। और ऐसा अगर होता है तो अगर ये वोट बढ़ता है, मुस्लिम वोट बढ़ता है, तो उसमें बीजेपी को कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। नहीं, अब जो हमने जो सर्वे में दिखाया 87%, इसको तो आप बिखराव नहीं कहेंगे? देखिए, अगर आप सर्वे में दिखा रहे 87%, तो ये बिखराव नहीं है, ये एक मुश्त वोट है। लेकिन अगर जहाँ तक मेरी समझ है कि एक स्ट्रांग लीडर के ना होने के कारण कहीं ना कहीं जब किसी एक कम्युनिटी का स्ट्रांग लीडर नहीं होता है किसी एक पार्टी से, तो उस वोटों में बिखराव जरूर होता है। सज्जन भी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें इस सर्वे में कोई आपत्ति वाली बात ही नहीं है। 87% क्या, ये थोड़ा और ज्यादा हो सकता है। इससे एक चीज जो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये तमाम धारणाएं कि ओवैसी या बाकी तमाम पार्टियां आके मुस्लिम वोट को स्प्लिट कर देंगी, ये एक लॉजिकल मतलब लोगों का एनालिसिस लगता है। आप ग्राउंड पे जाके मुस्लिम कम्युनिटी में देखें, उन्हें भी ये पता है कि अगर हम दूसरी पार्टियों को वोट देते हैं कांग्रेस को छोड़ के, तो बीजेपी को फायदा है। तो ये कहीं से कोई शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि अगर ओवैसी या बाकी लोग आके बहुत ही इंटरवीन करेंगे तो मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा। मुस्लिम वोट कंसोलिडेटेड है और चुनाव तक आप देखेंगे कि ये और कंसोलिडेशन बढ़ेगा। मध्य प्रदेश की अगर आप बात कीजिए तो इस बार तो शिवराज सिंह चौहान जो मामा कहलाते हैं, इस बार बुलडोजर मामा की एक छवि बनाने की भी उन्होंने कोशिश की है। खरगोन में जब दंगे वगैरह हुए, उसके बाद जिस किस्म से बुलडोजर की कार्रवाई हुई, कुछ घरों पर तोड़फोड़ की गई या दुकानें कुछ जो है वो तोड़ी गई, तो इस बार तो और ज्यादा पोलराइजेशन कम से कम या कंसोलिडेशन मुस्लिम वोट में वो दिखाई देगा। भावेश, देखिए, पहले मध्य प्रदेश में जो मुस्लिम वोटों का जो आप कंसोलिडेशन देखेंगे किधर होता, देखिए जो वहाँ पे जो अर्बन और रूरल का यदि सेगमेंट देखेंगे तो वहाँ पे मुस्लिम वोट जो है अर्बन में लगभग 15% के आसपास है, रूरल में लगभग 3-3.5% के आसपास है।
इसीलिए आप देखेंगे जब अर्बन वोटों में जाती है, जो जहाँ पे जो एक्सट्रीमली जो यदि बाइपोलर होता भी है तो मुस्लिम वोट ज्यादा न्यूट्रलाइज होता है एज कंपेयर टू जो बीजेपी के जो अपने वोटर्स है अर्बन सेगमेंट, उतना इफेक्टिव नहीं रह जाता मुसलमान वोट शहरों में। इफेक्टिव नहीं, इसलिए आप देखेंगे जहाँ पे भोपाल वाला रीजन उस समय जो वो सब सीटें उसमें देखेंगे बहुत ज्यादा कांग्रेस को उसका फायदा नहीं मिला। इसलिए यहाँ पे बीजेपी भी देखे कांग्रेस के भी पॉलिटिक्स और बीजेपी की पॉलिटिक्स, कांग्रेस यहाँ पे सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स इसीलिए करी क्योंकि उनको बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है कि उस वोट से उनको बहुत ज्यादा फायदा। हाँ, कुछ सीटें जरूर है जो कंसंट्रेटेड जिसपे इफेक्टिवली 25-30% है, वहां पे उनको फायदा जरूर होता है, लेकिन बाकी जगह पे आप जैसे मैंने आपको बताया लगभग 15% अर्बन वोटर में वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, जो बीजेपी को बहुत ज्यादा डेंट पहुंचाता नहीं यदि वो इकट्ठे वोट करती भी है। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे कांग्रेस जो अर्बन में भी जहाँ पे ये कंसोलिडेशन ज्यादा है भी वहां पे बीजेपी ज्यादा अच्छा करती है। देखिए इन चुनावों में ऐसा कोई मुद्दा उठ करके खड़ा होता हुआ दिखाई दिया नहीं जिससे कि पोलराइजेशन फिर काउंटर पोलराइजेशन की कोई गुंजाइश बनती। हाँ, ये जो युद्ध जरूर चल रहा है इसके बहाने कुछ कुछ बयानबाजी हो जाती है, मैंने पहले भी जिक्र किया था। संजीव जी, आप ही के पास आ रहा हूं। भाजपा ने कहा कांग्रेस पार्टी हमास की समर्थक है, ये चुनावों में कहीं भी कोई प्ले में है क्या फैक्टर? अरे देखिए, ये जो इजराइल में जो हो रहा है, इजराइल और गजा पट्टी पे, इसको पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है। मुस्लिम वोट 7% है कि 8% है कि 9% है, वो तो कांग्रेस के पास जाएगा ही करीब करीब। हम सबको सॉरी, क्या आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, बोलिए बोलिए। लाइन कट गई शायद मेरी। अच्छा, फोन डिस्कनेक्ट हो गया इसीलिए उनको नहीं पता चल पा रहा है कि उनकी आवाज जो है वो आ रही है। हम लोग अगर थोड़ी देर में हम छत्तीसगढ़ की बात करने जा रहे हैं, अगर आप कहें तो हम लोग अभी छत्तीसगढ़ की बात शुरू करते हैं, वरना अभी जो बात हो रही थी वो क्योंकि आगे भी सभी चुनावी राज्यों में लागू होती है, अभी जो मुस्लिम वोट की हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में, लेकिन खास तौर पर आपने जो अभी तक का जो डेटा बताता है वो ये बताता है कि जो फॉरवर्ड वोट है वो पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में लामबंद खड़ा हुआ है। जो कुछ भी नुकसान इसका 2018 में हुआ था वो सबकी भरपाई इस बार हो गई है। ओबीसी वोट जो है वो भी स्प्लिट जरूर है, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक झुकाव दिखाई देता है। जहां तक दलित समुदाय का बात है, हमारे पैनल में इसको लेकर के एक राय नहीं थी, क्योंकि सर्वे ये दिखाता है कि दलित वोट भी बीजेपी की तरफ ज्यादा जा रहा है, हालांकि डिवाइडेड है लगभग हाफ में, लेकिन मानना है कुछ पैनलिस्ट का कि ये कांग्रेस की तरफ इसका झुकाव होना चाहिए। मुस्लिम वोट में कहीं कोई शक की बात नहीं है, 87% तक वो कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। संजीव जी, अगर सुन पा रहे हैं मुझे तो अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। हाँ, बस मैं ये कहना चाह रहा था बहुत ही संक्षेप में कि मुस्लिम वोट ये जो इजराइल गजा पट्टी में हो रहा है उससे मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो रहा है, वो इतना मुद्दा नहीं है। उसके बहाने हिंदू वोट को कंसोलिडेट किया जा रहा है, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। नहीं तो ये इससे मैंने आपसे जुड़ा हुआ अगला सवाल किया था कि क्या ये आपको चुनाव में कुछ असर डालता हुआ दिख रहा है? मुस्लिम वोट बिल्कुल दिखता है। आपको एक अच्छा अवसर प्राप्त हो गया कि हमास के आतंकवादियों ने जिस तरह की नृशंसता दिखाई, तो उसके बदले में इजराइल जो कर रहा है वो तो ठीक है, वो तो एक लेवल पे लोगों को एक्सेप्टेबल है कि भाई इतना ज़बरदस्त टेरर अटैक हुआ तो वो रिटेलिएशन में अगर अब बच्चे महिलाएं मर रही हैं तो ये तो कोलैटरल डैमेज का हिस्सा है। लेकिन उन पर कितना बर्बरतापूर्ण हमला किया गया और उसके वजह से कैसे दुनिया भर में मुसलमान और उसमें भारतीय मुस्लिम भी शामिल हैं, कैसे फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, कैसे उनके बयान आ रहे हैं, ये सब एक हिंदू वोट को मोबिलाइज कर रहा है अलग ढंग से। भाई ओवैसी को क्यों बीजेपी की बी टीम कहते हैं? क्योंकि वो इस तरह की भड़काऊ बात करते हैं जिससे फायदा बीजेपी को होता है, हिंदू वोट मोबिलाइज होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने मुसलमान ओवैसी को वोट दे देंगे। ओवैसी की एक दूसरा महत्व ये है कि उनकी बातों से कितना और हिंदू मोबिलाइज होता है। मुसलमान वोट जितना काटे वो तो एक सेपरेट इशू है। उसी तरह से ये हमास, फिलिस्तीन, इजराइल का मुद्दा एक काउंटर मोबिलाइजेशन हो रहा है, तो ये इसका एक दिलचस्प पहलू है। तो अब ये तो किस्मत के धनी है कुछ लोग। नहीं, ये कोशिश जो है ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास जरूर कर रही है। जैसा आपने ओवैसी साहब का नाम दिया, ओवैसी साहब कहते हैं कि भाई पैलेस्टीन में नस्ल कशी हो रही है, वहां तो जेनोसाइड हो रहा है, एथनिक क्लेंजिंग हो रही है। हमने देखा आज प्रियंका गांधी का ट्वीट आया, वो भी पैलेस्टीन के मुद्दे पर था कि मानवता कहाँ मर गई है, मानवता कब जागेगी लोगों की, वहां बच्चे मर रहे हैं, सब लोग मर रहे हैं। सर, मैंने प्रियंका गांधी का नाम जानबूझ के लिया है, मैंने इस पर पीछे जाकर क्रॉस चेक करवाया। स्वयं भी बता दिया। नहीं, वो इसीलिए क्योंकि उनका भी कोई भी बयान या कोई भी ट्वीट 7 तारीख की इजराइल के ऊपर हुए हमले के ऊपर नहीं आया।
गाजा में इजराइल जो कर रहा है उस पर आ चुका है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मेरी जानकारी में। सौरभ देखिए, एक तो ओवैसी और प्रियंका गांधी के ट्वीट का अंतर आपने स्वयं ही उनकी भाषा में बता दिया। जिस तरह से वो एथनिक क्लेंजिंग और एक बरसना तरीके से और उनका स्वयं अल्पसंख्यक होना, उसका कैसा मोबिलाइजेशन, हिंदू मोबिलाइजेशन पर असर पड़ता है वो अलग बात है। प्रियंका का तो वही स्टैंड है जो कांग्रेस का स्टैंड है, जो भारतीय सरकार का स्टैंड है, कि सबसे जो पहला बयान आया था वो जरूर कांग्रेस का एक तरफा था फिलिस्तीन के समर्थन में, दूसरा बयान कांग्रेस का बैलेंस करते हुए आ गया सर। हमास पर टेरर वही बात अटैक सर, और वो जो बाद में फिलिस्तीन बैलेंस किया वो तो के कोर्स लिए। करेक्शन था। और वही जब सब वही जगह ये बात भारतीय- हुई कि वही आप भारतीय- कैसे 1400 बहुत- लोग मारे गए, उस पर आप अपने रेजोल्यूशन में CWC की बात नहीं करेंगे, वो तो बाद में कांग्रेस को करना पड़ा। बट सौरभ, वो करेक्शन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आ गया। मोदी जी का पहला बयान इजराइल के समर्थन में था, विदेश मंत्रालय का बयान बैलेंस्ड आ गया, इजराइल और फिलिस्तीन के बैलेंस करते हुए। वो तो हमारी घोषित विदेश नीति है, वो किसी पार्टी के आने जाने से तो बदल नहीं जाएगी एकदम से। आफ्टर ऑल हमें दुनिया में रहना है तो हमें एक बैलेंस करके चलना पड़ेगा। दोनों तरफ की गलती को पे झंडा उठाना होगा, उसको फ्लैग करना होगा। वही भारतीय सरकार ने किया, वही कांग्रेस ने किया। लेकिन ओवैसी टाइप्स की जो बातें आती हैं उससे एक अलग छवि बनती है, एक अलग खाके में कटघरे में खड़ा होता है मुसलमान, उसका हिंदू मोबिलाइजेशन होता है, उसकी वजह से उसका लाभ मिलता है। ये चल ठीक है, ये चर्चा हम लोग क्यों कर रहे हैं, मैं इसको एक कॉन्टेक्स्ट भी दे दूं। चुनावों में कौन सा मुद्दा चलेगा, चलने जा रहा है, किसकी बात हो रही है, ये हम सबके बीच में चर्चा है। और उसी में ये बात उठी कि क्या इजराइल फिलिस्तीन का जो मुद्दा है उसको लेकर के भी पार्टियां किसी तरीके से भुनाने की कोशिश में हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ये जरूर सूट करेगा कि इस बहाने अगर जो हिंदू वोट है वो अगर कंसोलिडेट होता है, अगर आप अपने विरोधी का बयान दिखाते हैं, ओवैसी ने क्या बोला, या कांग्रेस पार्टी के रेजोल्यूशन में ये नहीं था इसीलिए बीजेपी ने कह दिया भाई ये क्या आतंकियों की समर्थक पार्टी है, तो ये सारे मुद्दे, सारे कार्ड चलने की कोशिश जो है वो चुनाव के अंदर की जाएगी। अब हम छत्तीसगढ़ की बात जैसे कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में वैसे वो संजीव जी ने बड़ा क्लियर कर दिया कि इस मुद्दे का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि इस राज्य में मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है, और इजराइल और गाजा की जंग हो रही है, इसकी ये जरूरी भी नहीं था कि मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होता कांग्रेस पार्टी के पीछे, वो होना ही था, हिंदू चाहे मोबिलाइजेशन के लिए दुनिया में कुछ और हो रहा होता या ना हो रहा होता, वो हिंदू वोट के लिए जरूरी है। अभी तक आपने मध्य प्रदेश का ये जरूरी जातिगत जो है उसका वो एक महत्व किस्म है। वो सर्वे देखा, डेटा देखा, जिसमें मूड बीजेपी के फेवर में जाता हुआ दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ की लेकिन जब बात आती है तो यहां हवा बिल्कुल बदली हुई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की हवा बहती हुई बिल्कुल साफ दिखाई देती है। और इंडिया टीवी CNX ने जो सर्वे किया था उसके डेटा स्क्रीन पर ऊपर चल रहा है आपके सामने, 50 कांग्रेस 38 बीजेपी, उसमें भी साफ साफ रिफ्लेक्ट होता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जो है वो एक आसान सरकार, अपनी बहुमत की सरकार बना सकती है। अब उसके पीछे कौन क्या हिसाब किताब है, कौन से वर्ग हैं, कौन सी जातियां हैं, आइए अब उसकी भी शुरुआत कर लेते हैं कि भूपेश बघेल के साथ कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कितने अगले वर्ग के लोग हैं। तो हम छत्तीसगढ़ की जब बात करेंगे तो हम शुरुआत करना चाहते हैं गोंड समुदाय से। गोंड समुदाय वहां का ट्राइबल वर्ग है, बड़ा समुदाय है, और इसका वोट कितना जा रहा है किस पक्ष को वो आपके सामने आ रहा है। अब तो 49% तक कांग्रेस पार्टी की तरफ ये वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, 26% तक बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई देता है। मतलब दुगने का अंतर है, ये दुगना वोट बीजेपी से कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ वो दिखाई दे रहा है। और छत्तीसगढ़ में ट्राइबल कम्युनिटी कितना असर रखती है, कितनी सीटों पर असर रखती है, और डिटेल में आपको भावेश बताएं। देखिए, ये जो कम्युनिटी है ये अच्छा खासा इफेक्ट रखती है। लगभग 9 से 10% के आसपास इनकी आबादी है। ऑफिशियली अनऑफिशियल बता रहा हूँ मैं, जो हम लोग के पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। पर इनमें दिक्कत क्या है, कांग्रेस का पिछले विधानसभा चुनाव में इस पर एक लगभग अच्छा खासा, बहुत ज़्यादा ही पूरे लगभग आप मान के चलो 90% के आसपास कंसोलिडेशन हुआ था। पर वहाँ पे बीएसपी का एक अलायंस है, वहाँ पे एक लोकल पार्टी है, उनके साथ एक अलायंस है जिसका कुछ ना कुछ इफेक्ट, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, कुछ ना कुछ इफेक्ट है। दूसरा जो वहाँ पे जो आदिवासियों के बीच में एक तरह का बीजेपी जो मुद्दा उठाने की कोशिश कर रही है, जो एंटी कन्वर्जन वाला जो कर रही है, उसका कहीं ना कहीं बीजेपी कुछ हद तक पिछली बार
बार की तुलना से बीजेपी का परफॉर्मेंस जो आदिवासी जो वोट है उसमें सुधरने की दिख रही है। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि कांग्रेस अच्छा जरूर कर रही है, और जिसकी वजह से उसको जो वहाँ पे एक ट्रेडिशनल वोट रहा है आदिवासियों का, लेकिन पिछली बार की तुलना में ये कम है, और जिसकी वजह से आप देखेंगे जो ओवरऑल जो टैली जो आप देखेंगे बीजेपी और कांग्रेस का, वो पिछली बार जब बीजेपी 15-16 सीटों पे सिमट गई तो लगभग इस बार 35-38 सीट के आसपास जाती हुई दिख रही है। तो ट्राइबल वोट जैसा हमको मध्य प्रदेश में दिखाई दिया था, छत्तीसगढ़ में भी वो आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। ओबीसी वोट की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में साहू वोट, ये एक प्रोमिनेंट कम्युनिटी है, उसका वोट भी बहुत मैटर करता है। साहू वोट एक बार आप देख लीजिए वो कितना जा रहा है किस पार्टी की तरफ। भारतीय जनता पार्टी को ये 48% के करीब वोट जाता हुआ दिखाई देता है, 45% तक कांग्रेस पार्टी को ये वोट मिलता दिखता है, 7% अदर्स को मिलता हुआ दिखाई देता है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साव, उनकी कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ बीजेपी के लिए इस वर्ग के अंदर ऐसा लगता है कि लोगों में प्रेफरेंस थोड़ी सी ज़्यादा है कांग्रेस पार्टी की तुलना में। इसके अलावा कुर्मी वोट की हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में, तो इसमें आपको एक बिल्कुल अलग ट्रेंड दिखाई देगा, ये बहुतायत में कांग्रेस पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। कुर्मी वोट दिखा दें एक बार, कुर्मी वोट आपके सामने देखिए, 75% तक जो है कुर्मी वोट वो कांग्रेस पार्टी की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, केवल 20% बीजेपी की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। और अगर यादव वोट की बात कर लें, यादव वोट भी है छत्तीसगढ़ के अंदर, उसमें क्या ट्रेंड दिखाई देता है वो आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर। अब ये आपको डिवाइडेड वोट दिखाई देगा, कुछ हद तक भी कांग्रेस की तरफ रुझान रखता हुआ, 45% कांग्रेस, 42% भारतीय जनता पार्टी। और अदर ओबीसी की बात कर लें ताकि फिर सारा ओबीसी के साथ हम के ऊपर एक साथ चर्चा करेंगे, तो अदर ओबीसी वोट जो है वो आपको दिखाई देगा 44% के करीब भारतीय जनता पार्टी की तरफ और 43% कांग्रेस पार्टी की तरफ, लगभग बराबर। तो यहाँ कुछ बहुत कहना बड़ा मुश्किल है कि ओबीसी वोट जो है उसका रुझान किस ओर है, लेकिन एक कम्युनिटी, कुर्मी कम्युनिटी का वोट जो है वो जरूर बिल्कुल एक तरफा दिखाई दे रहा था। राहुल जी देखिए, अगर हम बात करें भूपेश बघेल की तो वो इसी कुर्मी कम्युनिटी से आते हैं, और 20% लगभग राज्य में इसका वोट है, और ये अगर कांग्रेस की तरफ जाता है तो बहुत ही कांग्रेस को फ़ायदा है। दूसरा, साहू वोट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो साहू वोट एक बड़ा वोट बैंक है, जैसे लगभग 16% के आसपास का इसका वोट बैंक है, और ये काफ़ी प्रोमिनेंट मतलब जाती है वहाँ की। और ऐसे में ये वोट जो है कभी मुझे नहीं लगता कि ये कंसोलिडेटेड वे में किसी पार्टी के साथ जाता है। ये अलग अलग, जैसे जिस तरह के कैंडिडेट्स होते हैं, जिस तरह के अगर साहू जाति से कैंडिडेट खड़ा किया गया है तो उसको वो वोट करते हैं, तो ये जो है कैंडिडेट वाइज मुझे लगता है ये वोट जो है बटेगा। ओवरराइडिंग फैक्टर इस वोट के लिए नहीं होता कोई, जहां ये छोड़ दें कि कैंडिडेट मेरी जाति का है या नहीं है, यहाँ या कोई बहुत लोकल जो आपकी जाति से जुड़ा मुद्दा कोई उठ गया हो। इसीलिए अगर आप देखेंगे जो कि चुनाव में पार्टियां अपने कैंडिडेट्स खड़ी करते हैं तो वो ये देख के खड़ी कर रहे हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ में स्पेसिफिकली देखेंगे तो बहुत ध्यान से ये जो है इस तरह से कैंडिडेट खड़े किए जा रहे हैं कि जहाँ पर, क्योंकि वहाँ ट्राइबल की एक बड़ी पॉपुलेशन है, और वहाँ पर इसी तरह से कैंडिडेट खड़े किए गए हैं कि जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ ट्राइबल कैंडिडेट खड़ा है, जहाँ पे साहू की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे साहू का कैंडिडेट खड़ा है, जहाँ पे कुर्मी की ज़्यादा है कुर्मी का कैंडिडेट खड़ा है। तो इसी तरह से कैंडिडेट्स वहाँ दिए गए हैं। अब जो हम इससे पहले चर्चा कर रहे थे संजीव जी के साथ, जो बात हो रही थी कि पोलराइजेशन की कोशिश, अब चाहे आपको इजराइल गाजा के बहाने कर होती हुई दिखाई दे रही हो, छत्तीसगढ़ में लेकिन पोलराइजेशन की कोशिश जो है वो साहू वोट के बहाने करने की कोशिश की गई। गृहमंत्री अमित शाह ने वहां पर रैली निकाली थी और एक वारदात हुई थी जिसमें एक युवक की हत्या कर दी गई थी। उसमें जो हमलावर थे, हत्यारे थे, या जो आरोपी हैं वो मुसलमान हैं और मरने वाला साहू कम्युनिटी का लड़का था। और वहाँ जो गृहमंत्री ने सभा में कहा था कि मॉब लिंचिंग की गई या लिंचिंग की गई थी इस युवक की, राहुल जी, तो उसको वहाँ से ये पढ़ने की कोशिश हुई कि किसी तरीके से इसके बहाने प्रदेश में पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है क्या? तो प्रयास तो हैं। देखिए, प्रयास तो दोनों तरफ से होंगे। जैसे अब मध्य प्रदेश की मैंने बात की, वहाँ पे भी इस तरह से जो एससी कम्युनिटी है वहाँ उसके खिलाफ भी जैसे सागर में एक घटना हुई, तो ये घटनाएं जो लोकल घटनाएं हैं जहाँ पे इस तरह की घटनाएं होती हैं उसका पॉलिटिकल फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टीज़ उठाती हैं और वो ये कोशिश करती हैं कि उसको एक समुदाय विशेष के खिलाफ
जो है खड़ा करके, अगर समुदाय विशेष जो है वो ऑपोजिशन पार्टी का है तो उसको ज़रूर वो कोशिश करेंगी कि ये घटना जो है बड़े तौर पर दिखाई जाए कि इस कम्युनिटी के खिलाफ अत्याचार हो रहा है और उसके लिए जो है वो वोट को बांटने की कोशिश की जाए। भावेश कुछ कह रहे थे? मैं 2 पॉइंट ऐड करूँ। वहाँ पे साहू कम्युनिटी और जो कुर्मी कम्युनिटी के जो परसेंटेज को लेके था, ऑफिशियल वहाँ पे जो साहू कम्युनिटी है लगभग 12% उनकी आबादी है और जो कुर्मी है उनके लगभग 3 से 4% के आसपास है। ये है 16% नहीं है, अदरवाइज मेरे ख्याल से मिसलीड होगा। 3-4% कुर्मी की आबादी है, जिससे वहाँ के सीएम वहाँ से उस जाति से आते हैं। और साहू, क्योंकि बीजेपी पिछले अब 1-2 साल से देखेंगे बीजेपी का एक फोकस रहा है साहू वोटर को लेके। जैसे आपने अभी खुद कहा, जो एक दंगा हुआ था वहाँ पे, जो जिनका बेटा मरा था उसको उन्होंने शायद टिकट भी दिया है। तो इसका एक इफेक्ट कुछ सर्टेन ब्लॉक में है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर जगह बीजेपी को उसका फायदा मिले, एक सर्टेन ब्लॉक में। पिछली बार 2018 में आप देखेंगे तो साहू वोट भी कांग्रेस को मिली थी, बहुत कुछ हद तक लगभग 60-70% के आसपास साहू वोट ने कांग्रेस को वोट किया था। इस बार वो कुछ माहौल बदलता जा रहा है, शायद उसका एक फैक्टर ये है कि जो दंगे हुए थे उसका, दूसरी बात बीजेपी ने उनका उन्हीं कम्युनिटी से आने वाले प्रेसिडेंट को बनाया, तो वो सब एक फैक्टर है जिसका बीजेपी में कुछ हद तक फायदा दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस अभी भी बहुत आगे है छत्तीसगढ़ में, जैसा ट्रेंड आपको हमारे ओपिनियन पोल में दिखा। ठीक है। अच्छा, अब इसी के बाद अब सीधे जो है राजपूत वोट, ब्राह्मण वोट और मुस्लिम वोट ये बचता है, तीनों दिखा देते हैं, फिर उस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आपके सामने ब्राह्मण वोट का जो डेटा है वो आता हुआ दिखाई देगा। तो आप देखिए 72% तक ब्राह्मण वोट जो है छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ओर दिखाई दे रहा है। तो ये भी तमाम बाकी और राज्यों की तरह पहली पसंद इस समाज की वो बीजेपी दिखाई दे रही है। 16% तक कांग्रेस की ओर जा सकता है ब्राह्मण वोट। राजपूत वोट की अगर आप बात करेंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा और ज़्यादा कंसोलिडेशन, 81% राजपूत वोट बीजेपी की तरफ, 15% कांग्रेस पार्टी की तरफ। और अगर आप मुस्लिम वोट देखें तो यहाँ पर आपको बिल्कुल उलट आंकड़े दिखाई देंगे, लगभग 89-90% के करीब कांग्रेस पार्टी की ओर बीजेपी मुस्लिम वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, 2% बीजेपी की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ के अंदर मुस्लिम वोट की तादाद काफ़ी कम है राजस्थान और एमपी की तुलना में। तो ये ओवरऑल आपके सामने जो है वो छत्तीसगढ़ का कौन सा समाज किस ओर वोट करता हुआ दिखाई देता है उसका आंकड़ा था। अभी एक कमेंट जो किया भावेश ने कि मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ का जो चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी काफ़ी आगे दिखाई देती है। बहुत सारे लोगों ने अभी हाल फिलहाल में ऐसे मेरे जानने वालों में या जो गए राज्य में उनकी बात सामने आई कि ये इलेक्शन थोड़ा क्लोज होता जा रहा है, या बीजेपी इस इलेक्शन में जितना पिछड़ रही थी उससे कुछ बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है, खास करके अब जब सीटें वगैरह भी डिक्लेयर हो गई हैं उसके बाद। अगर सज्जन इससे इत्तेफाक रखते हैं तो हाँ बिल्कुल, मतलब बीजेपी जितनी कमजोर एक तरफा जो चुनाव लग रहा था अभी 1-2 महीने पहले तक, अभी थोड़ी सी स्थिति उसकी इंप्रूव हुई। हालांकि कांग्रेस को अभी भी एज है। और आप देखिए इसमें कारण क्या है कि ग्राउंड पे सिचुएशन बीजेपी के पक्ष में बन सकता था, एंटी इनकम्बेंसी थी। अब वहां पे मरकाम साहब की हमार पार्टी, ट्राइबल वोटर्स में भी इस बार 18 की तुलना में नाराजगी है कांग्रेस से, नेतृत्व में भी, वोटर्स में भी, लेकिन उसका लाभ बीजेपी ने नहीं लिया। लेकिन चूंकि एंटी इनकम्बेंसी है तो आप कितना भी कोशिश ना करें फिर भी थोड़ा फायदा दिखता है। एक डेटा हमारा छूट गया था छत्तीसगढ़ का, जाटव या सतनामी वोट का, वो भी जल्दी से हम दिखा दें। इसमें आपको दिखाई देगा भारतीय जनता पार्टी के लिए क्लियर प्रेफरेंस, 53% जाटव वोट जो है छत्तीसगढ़ का बीजेपी की तरफ दिखाई दे रहा है, 27% जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ। तो यहाँ तो काफी अंतर जो है स्पष्ट तौर पर वो दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ को। लेकिन अगर पिछला जो हमने ओपिनियन पोल किया उसका आंकड़ा दिखाया, तब से अब तक आपको लगाओ कि कुछ शिफ्ट हुआ है चुनाव। संजीव जी, पता नहीं, इतनी दूर है छत्तीसगढ़ में, गया भी नहीं हूँ पिछले 1-2 साल से। तो मैं जब मेरी ज़्यादा जानकारी जो पढ़ लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसी पे आधारित है। और उसके आधार पे थोड़ा बोरिंग सा इलेक्शन है, लोग उसको, ये हमारे थोड़ा सा ऑब्जर्वर्स का भी एक इशू होता है। मेरे हिसाब से ज़्यादातर इलेक्शन के 2-3 महीने पहले डिसाइड हो जाते हैं। लेकिन हम क्योंकि पत्रकार हैं, हम घूम रहे हैं, हमें कुछ अलग अलग फीडबैक आता है, तो चुनाव आते आते क्या हर मुकाबले को कांटे का मुकाबला बना देना भी एक हमारे सिस्टम का हिस्सा हो जाता है कई बार। तो ये उसी तर्ज की बात है। मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ का बड़ा बोरिंग इलेक्शन है, कांग्रेस उसको जीत रही है और बात खत्म। अच्छा राहुल जी, अच्छा देखिए, आप ये बीजेपी वाले सुनेंगे तो आपकी बात से बड़े निराश होंगे कि भाई डन एंड डस्टेड इलेक्शन है ये तो। लेकिन कुछ ऐसा भी माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी जो हैं उनके बारे में चर्चा नहीं हुई इस चुनाव में, शायद पार्टी ने भी उनकी तरफ बहुत तरजीह नहीं दी चुनाव में। लेकिन उनका जब से नाम अनाउंस हुआ है तो कुछ तो उनके इर्द गिर्द भी बुन रहा है इलेक्शन, ऐसा कुछ लग रहा है।
देखिए ऐसा बीजेपी जो है वो छत्तीसगढ़ में अपने बड़े नेताओं को भेज रही है। अमित शाह जो हैं वो खुद छत्तीसगढ़ गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो है, लेकिन हाँ, क्योंकि किसी एक व्यक्ति को बीजेपी की तरफ से प्रोजेक्ट नहीं किया गया है, इसके बावजूद कि रमन सिंह जो हैं वहाँ पर सबसे लॉन्ग सर्विंग चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, ये बात कहीं ना कहीं खटकती है कि आखिर ऐसा क्या है कि बीजेपी जो है कहीं पूरे मन से भी चुनाव लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है। क्योंकि अगर रमन सिंह जैसे नेता उनके पास हैं और एक ये देखा गया है कि अगर एक स्ट्रांग लीडर हो तो उसके नाम पे अगर चुनाव लड़ा जाए, उसको आगे करके चुनाव लड़ा जाए, तो उसका पार्टी को फायदा ही होता है। मध्य प्रदेश की बात हुई, छत्तीसगढ़ की बात हुई, आइए अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के चुनाव में सभी समुदाय जो हैं वो किस ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा अभी संजीव जी ने छत्तीसगढ़ के लिए कहा कि ये डब्बा बंद इलेक्शन लगता है छत्तीसगढ़ का, यानी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफी पीछे है, लगता नहीं कि वो कहीं कोई कमबैक कर पाने की परिस्थिति में है, ये उनकी ओपिनियन थी। ऐसे राजस्थान के बारे में बहुत लोगों का मानना था कि राजस्थान का चुनाव, क्योंकि राज्य की परंपरा भी है कि 5 साल में सरकार बदलती ही बदलती है, ये ऐसा 3-3.5 दशक में हमने हर बार होता हुआ देखा, 5 साल में इस बार भी ऐसा होगा। और जो सर्वे वगैरह है उन्होंने भी ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जीतती हुई दिखाई दे रही है अभी तक के अनुमान के हिसाब से, अभी तक की परिस्थितियों के हिसाब से। लेकिन जैसा मैंने छत्तीसगढ़ के लिए कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि इलेक्शन शायद बदल रहा है, कुछ क्लोज हो रहा है क्या, आज राजस्थान को लेकर के भी ये बहुत से लोगों की धारणा है कि राजस्थान उतना गैप वाला, ये चुनाव उतना गैप वाला चुनाव नहीं है जितना ज्यादातर लोग मान रहे हैं। यहां पर बीजेपी को बहुत कोई ऐसा नहीं है कि वॉकओवर मिलने जा रहा है, उसके पीछे कारण जो है वो कई हो सकते हैं। लेकिन अगर हमको अगर अलग अलग समुदाय, अलग अलग समाज, जातियों के पैमाने पर देखेंगे तो हमको शायद एक क्लियर पिक्चर मिल पाएगी कि आखिर क्या वाकई में ऐसा डिसाइसिव मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के लिए इंतजार कर रहा है क्या, जब हम 3 दिसंबर को मिलेंगे और आपके सामने चुनाव के नतीजे रखेंगे। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में हम लोग शुरुआत करते हैं अगड़ी जातियों से, राजपूत वोट से शुरुआत करते हैं, राजपूत, और उसके बाद वैश्य समाज के वोट की बात करेंगे। राजपूत वोट जिस 73% भारतीय जनता पार्टी को, 15% कांग्रेस पार्टी को। राजपूत वोट जो बीजेपी के लीडर हैं यहाँ पर, सबसे बड़ी वसुंधरा राजे वो राजपूत नेता हैं, मुख्यमंत्री वो रही हैं। ऐसा मानते हैं कि पिछले चुनाव में कुछ नाराजगी राजपूतों की हो गई थी बीजेपी के साथ, कम से कम इस डेटा में तो वो कहीं रिफ्लेक्ट होता नहीं। और गैप भी बहुत ज़्यादा है, बल्कि गैप जो है थोड़ा सा बात करने लायक कि क्या राजस्थान में राजपूतों का वोट इतना वन साइडेड हो सकता है। भावेश, मेरे ख्याल से बीजेपी को पिछली बार कुछ नुकसान हुआ था राजपूतों वोटर का, जब वहाँ पे कुछ इशूज हो गए थे, जैसे वसुंधरा राजे से ही शायद मेरे ख्याल से मेनली इशू था, हालांकि लोग मानते नहीं क्योंकि वो भी खुद उसी कास्ट से आते हैं। लेकिन राजपूतों का जो बीजेपी के साथ कुछ इशू हुआ था, जैसे मैंने कहा था, एक गैंगस्टर थे वहाँ पे, आई फॉरगॉट हिज नेम, आनंद पाल, तो उसके वजह से एक इशू था। दूसरा जो वसुंधरा राजे का आप एक गवर्नेंस देखेंगे तो उसमें उन्होंने क्या था, लगभग सारे जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट थे उसमें उन्होंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो कि राजपूतों के अगेंस्ट होते हैं उनके ज़्यादा वहाँ पे एक मेन रोल में दे दिया था, जिसकी वजह से राजपूत कुछ नाराज थे, तो उसका बीजेपी को वहाँ पे खामियाजा हुआ था। लेकिन फिलहाल इस इलेक्शन में आप देखेंगे कि राजपूत एक कंप्लीटली कंसोलिडेशन बीजेपी की तरफ दिख रही है और उसका बीजेपी को फायदा है। आप मानेंगे लगभग 40 से 45 के आसपास एक अच्छी मतलब साइजेबल जो वोट परसेंटेज है वो राजपूतों का जाता है, जिसके वजह से बीजेपी को उस पर्टिकुलर, जैसे आप उसमें जाएंगे जैसे मारवाड़ रीजन होगा, उन सब जगह पे राजपूत बहुत अच्छा वोट है, राजपूत मारवाड़ और मेवाड़ दोनों में, तो वहाँ पे बीजेपी अच्छा करी। आप देखेंगे रीजन वाइज जब हमने डेटा देखा तो उसमें भी, तो बीजेपी को यहाँ पे राजपूतों का जो एक कंसोलिडेशन है, बाकी और कम्युनिटी का है जिसका हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन राजपूतों का जो बीजेपी को पिछली बार जो नुकसान हुआ था वो शायद बीजेपी यहाँ से अच्छे खासे भरपाई करती हुई दिख रही है। संजीव जी तो राजस्थान में बैठे हुए, मुझे तो ये डेटा देखकर हैरानी ये हुई कि क्या कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधारी नहीं है, नेता ही नहीं है क्या राजपूतों में? एक तरफा वोट बीजेपी की तरफ दिख रहा है। संजीव जी, देखिए, एक तो वसुंधरा राजे को आपने अभी कहा कि खुद राजपूत नेता है, तो वसुंधरा राजे जिस राज परिवार से आती हैं, सिंधिया घराने से, उसको राजपूत माना जाता है। उनकी शादी है, उनका ससुराल धौलपुर राजघराना था जो जाट है, और उनकी बेटे की शादी जिनसे हुई है वो गूजर है, डॉटर इन लॉ गूजर से। तो वसुंधरा राजे के लिए बड़ा कन्वीनियंट है मामला, वो राजपूत भी हैं, जाट भी हैं, गूजर भी हैं, तो उनमें वो ये तीनों एक तरह से निहित हो जाती है, और राजपूत जाट तो दोनों हैं ही हैं। तो और बाकी काफ़ी कुछ छत्तीसगढ़ जैसा है राजस्थान का इलेक्शन। देखिए, हम कह रहे हैं क्लोज हो गया है, मैं भी कह रहा हूँ क्लोज हो गया है।
राजस्थान का इलेक्शन, बट क्लोज उसी तरह से हुआ है कि अगर 2013 में कांग्रेस की 21 सीट्स आई थी 200 में से, तो उससे तो बहुत बेहतर प्रदर्शन होगा। लेकिन क्या 2003 की 56 सीटों से बेहतर होगा, और बेहतर होगा तो कितना होगा, वही अभी तक मेरी नज़रों में विवाद है। क्योंकि देखिए राजस्थान की पॉलिटिक्स बहुत एक लेवल पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पिछले 25 साल में कांग्रेस जब जीतती भी है बीजेपी की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए और उसकी सारी नुकसानों को जनता के मन में होते हैं, तब भी 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाते पिछले 2 इलेक्शंस में। तो अब जब आपकी खुद की सरकार है, आप एंटी इनकम्बेंसी जितनी भी है, बहुत कम है अशोक गहलोत के खिलाफ, लेकिन जितनी भी है, तो फिर आप कैसे 100 के पार जाने की सोच रहे हैं? जी। बीजेपी जब हारती है तब भी 75 प्लस लाती है। तो बड़ी क्लियर कट सा एक वो रुझान है। और मुझे लगता है आप ही के यहाँ शब्द भी उधार ultimately लेते जब, हुए राजस्थान का चीजें चुनाव भी settle आप down डब्बा होगी। बंद चुनाव मानते हैं कि नहीं? जी, कौन सा चुनाव? नहीं, डब्बा बंद तो मैं एक जगह पिटना मंजूर है मुझे छत्तीसगढ़ के रिजल्ट पे। अब आप सारी जगह ही मुझे गलत साबित कहीं हो जाऊं मैं 3 दिसंबर को, इतना दुस्साहस नहीं करूंगा। लेकिन मेरा आकलन है, देखिए ये मेरी समझ और मेरा आकलन है, और मैं तो बिल्कुल विनम्रता के साथ स्वीकार करूंगा अगर मेरे से कोई गलती होगी, क्योंकि समझ ही तो अपनी बता रहा हूं मैं, गलत तो हो ही सकता हूं उसमें। चलें, ठीक। अभी हमने राजस्थान की बात शुरू की, राजपूत वोट से शुरुआत की। इसके अलावा राजस्थान में जाट, गुर्जर, मीणा, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, ऐसे समुदाय हैं जो अपने अपने मायनों में बड़ी प्रभावशाली हैं, बड़ी ताकतवर हैं। उनका वोट भी जो है बड़ा डिसाइसिव होता है, किसी के पक्ष में पूरी तरह तो किसी के खिलाफ तो फिर खिलाफ।